हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज, फिर हम करने वाले हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस और लास्ट में करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज Pb2SO4, PbSO4 ट्वाइस, ठीक है, ये होल ट्वाइस है, PbSO4 या Pb2SO4 3। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन आनी चाहिए। लेड हमें पता है Pb2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट क्या होता है SO4 2-, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2+ है 2-, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे PbSO4 बन जाता है फॉर्मूला। अगर आप सभी को फॉर्मूला फॉर्मेशन नहीं आती है तो YouTube पे मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है जहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 9th का रिवीजन मैंने आपको कराया हुआ है। उस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर आप सभी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। PbSO4 होता है लेड सल्फेट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो यहाँ पे सिल्वर में क्या होती है, टार्निशिंग होती है, और ये जो टार्निशिंग अकर करती है इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, है ना। तो सिल्वर के बाहर से जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, ठीक है। और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज सिल्वर Ag+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फाइड S2- होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2S ये तो नहीं होगा, जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके बनाता है ये वाली लेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत है, सल्फेट यहाँ पे नहीं होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े थोड़े ब्लैकिश होने लग जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम टार्निशिंग कहते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर कहते हैं, एंड इट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इन इज, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है हमारे पास, इसको अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। तो लेयर कौन सी बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है। इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 हम लिख देंगे, 2 मैग्नीशियम के एटम्स हो चुके हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। हमें पता है इस रिएक्शन के अकर करने के बाद ऐश बनती है, जो कि कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की। इसको हम व्हाइट पाउडर भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, व्हाइट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपसे फ्लेम पूछा जाता तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो ना तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम भी देखने को मिलती है, तो उस केस में भी व्हाइट ही होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, dissolution of NH4Cl in water, burning of LPG, decomposition of AgBr in the presence of sunlight। देखो सबसे पहला तो इलेक्ट्रोलिसिस है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस ही क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन भी होता है ना। डिकॉम्पोजिशन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे हीट एनर्जी, सॉरी हीट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज तो नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी, तो ये हो जाएगा गलत। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, ये खाली पानी में डिसॉल्व हो रहा है, क्या यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बर्निंग ऑफ LPG, बर्निंग आप किसी भी चीज की कर रहे हो, हर केस में हमें पता है मैक्सिमम केसेस में हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो डेफिनेटली इवॉल्व होगी या फिर हम कह सकते हैं रिलीज होगी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
डिकॉम्पोजिशन यहाँ पे तो लिखा ही है, डिकॉम्पोजिशन हो रहा है AgBr का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which information is not conveyed by a balanced chemical equation? Physical states of reactants and products, symbols and formulae of all the substances involved in a particular reaction, number of atoms, molecules of the reactants and products formed, whether a particular reaction is actually feasible or not. देखो, एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम इन तीनों को पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स हम मेंशन करते हैं, और फिजिकल स्टेट्स क्यों मेंशन करते हैं, टू मेक एनी पर्टिकुलर इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना, सो दैट एक कोई भी हमारे पास रिएक्शन है वो और ज्यादा क्या हो सके, इंफॉर्मेटिव हो सके। तो यहाँ पे ए तो हमें पता चलता है, बी सिंबल्स और जो भी फॉर्मूले हैं वो हमें पता चलेंगे, रिएक्टेंट्स के भी प्रोडक्ट्स के भी, तो ये भी हमें पता चलता है। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास किसके होंगे, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ये भी हमें पता चलता है। तो तीनों हमें पता चलते हैं, बट ये डी वाला हमें पता नहीं चलता है। हमने कोई रिएक्शन लिख दी, बट उसको देख के हम ये तो पता नहीं लगा सकते हैं क्या ये रिएक्शन एक्चुअल में होती भी होगी या नहीं होती होगी, क्योंकि हमने क्या करा, बस कोई ए हमारे पास रिएक्टेंट है, इसको बी के साथ रिएक्ट करवा दिया, लिख दिया कि प्रोडक्ट सी बन जाता है। क्या वो एक्चुअल में होती भी है या नहीं, हमें क्या पता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड, वो क्या होगा, डी। ठीक है, हम देख के किसी भी रिएक्शन को ये पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन एक्चुअल में फेजिबल है भी या फिर नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दीज। रस्ट हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, बट रस्ट में पानी भी होता है, जिसके लिए आगे से हाइड्रेटेड वर्ड भी आ जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फेरस नहीं होता है और सिर्फ फेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, किसी भी चीज को अगर हमें स्टोर करना है ना, तो हमको इनर्ट गैसेस चाहिए होती हैं। इनर्ट वो होती हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होंगी। ठीक है, तो दोनों ही क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम तो इनर्ट गैस ही है, एक नोबल गैस है। नोबल गैसेस सारी की सारी क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव होती हैं। नाइट्रोजन मैंने आपको बताया है इनर्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टूटता इतनी आसानी से नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, इनर्ट। यहाँ पे देखो दोनों में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन हमें पता है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is passed through lime water, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। व्हाइट पीपीटी ऑफ CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या फिर कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स। बहुत सिंपल है, अगर हम CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है, लाइम वाटर है, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ, क्या बन जाता है, CaCO3 एंड H2O, यानी कि यहाँ पे पानी बन जाता है। अब बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, जिसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे मिल्की अपीयरेंस आने लगती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो लाइम वाटर है दैट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे तीनों में से क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3
उस केस में ये वाले ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे गलत ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बना रही है, H2O। बैलेंस इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कौन से टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, एक्सोथर्मिक है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है ना, दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, फिर हमको एक सिंगल क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन है। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे H2, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो विच मीन्स ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, विच मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर भी करेक्ट है। सी एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब यहाँ पे से हीट बाहर निकलेगी प्लस हीट, ठीक है। तो विच मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, तीनों ही होते हैं, तो विच मीन्स डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन भी है, रिडॉक्स भी है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, on immersing an iron nail in copper sulfate solution for few minutes you will observe। तो देखो आयरन है Fe, ये हमने किस में डाल दिया है, CuSO4 में। क्लियरली हमको पता है आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो FeSO4 बना देता है। इसके साथ साथ इसको सही से लिख देते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो नहीं होता है। कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे, सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। देखो कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे और जो डी वाला है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लिख रहा है कि बिल्कुल ही फेड अवे हो जा रहा है, इसमें लिखा है जो कलर है सोल्यूशन का वो ग्रीन में चेंज हो जा रहा है। तो बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी, क्योंकि हमको पता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू। जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो होता है पेल ग्रीन। तो यहाँ पे ब्लू से सोल्यूशन किस में चेंज हो रहा है, ग्रीन में, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आयरन नेल की अगर हम बात करें, इसमें कोटिंग कौन से कलर की आती है, ब्राउन कलर की, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक लिखा है, तो ये वाला भी हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the given chemical equations is balanced? कौन सी यहाँ पे बैलेंस्ड है, H2O2 चेंज हो रहा है H2O प्लस O2 में, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, क्या ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। NaNO3, NaNO2 एंड O2 में, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3, ये भी बैलेंस्ड नहीं है। CaCO3, CaO एंड CO2 में डिकम्पोज हो रहा है, बिल्कुल ये हमारे पास बैलेंस्ड है। एक कैल्शियम एक कैल्शियम, ठीक है, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। इसको भी देख लेते हैं, Al2CO3, ये चेंज हो रहा है Al2O3 प्लस CO2 में, 5 ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये भी ऑब्वियसली बैलेंस्ड नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सी बैलेंस्ड है वही हमसे यहाँ पे पूछा गया था। What is the reaction in which a substance or substances undergo change to produce new substances with new properties called? A biochemical change, nuclear reaction, biochemical reaction लिखा है, ठीक है, और फिजिकल रिएक्शन या फिर अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस दे आर अंडरगोइंग चेंजेस एंड दे आर प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंसेस जिनकी कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज है, हमें पता है उसको क्या कहते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो चेंज अगर कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन विच रिएक्शन डज अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स या ऑल ऑफ द अबव। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हमारे पास सॉलिड है वो सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं,
जिसमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है और वो ऑब्वियसली सॉलिड होता है। तो इस सोल्यूशन में से वो बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाता है। इनसॉल्यूबल है, घुलेगा नहीं, तो ये बिल्कुल बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अ कंपाउंड। जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस करेगा उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 15th, अब यहाँ पे से क्या है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से चलो इनको देखते हैं। असर्शन गिवन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस, यहाँ पे ऐसा जाएगा। ठीक है, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अब हमें पता है असर्शन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा तो डिकम्पोजिशन है, तो आप सोचोगे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पड़ी हैं वो सब के सब तो एंडोथर्मिक होती हैं, तो यहाँ पे एक्सो लिखा है तो ये गलत हो गया। नहीं, जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। रीजन वाला स्टेटमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि इस रिएक्शन को हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, यही तो हुआ इसका मतलब। तो रीजन ने सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी करा, तो यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट assertion है, when HCl is added to zinc granules a chemical reaction occurs। हमें पता है yes, chemical reaction तो अगर करती ही है ना। जिंक जो है वो HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा सो ZnCl2 और H2 फॉर्म होगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हुई है ना, इसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। तो assertion तो बिल्कुल सही है। रीजन, evolution of a gas and change in color indicates that chemical reaction is taking place। ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई गैस इवॉल्व होती है या फिर यहाँ पे कोई कलर चेंज होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर करी है, तो यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक बर्निंग कैंडल यहाँ पे लेके आएंगे तो वी नो दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पुप करके ऐसे आवाज आती है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ZnCl2 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कलर चेंज भी ऑब्जर्व होता है। तो इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें अकर कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विच मीन्स ये जो रीजन है ये असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसको हम केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज अकर कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ए चूज करेंगे। दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अगला सवाल 17th, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, रिएक्शन आप सभी को पता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलती है, यहाँ पे तो वाटर लिखा है, तो ये असर्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमको पता है अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे असर्शन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, जबकि जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है। तो इस केस में हम क्या चूज करेंगे, डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। असर्शन है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। बिल्कुल सही, आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग ही कहते हैं, तो असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
रीजन। कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ये भी बिल्कुल सही है। हमें पता है आयरन में कोरोजन होने के लिए दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे रस्टिंग अकर नहीं करेगी, ठीक है। बट क्या रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन करा कि कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग क्यों कहते हैं? अगर रीजन होता कि रस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोजन ऑफ आयरन जो हो रहा है उसमें रस्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको रस्टिंग कहते हैं, तो वो रीजन करेक्ट होता। बट यहाँ पे क्या लिखा है वो रीजन नहीं, यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम बी चूज करेंगे कि दोनों ही हमारे पास इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों सही हैं, बट जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। उसके बाद है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। रीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं लेड नाइट्रेट की। तो ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट, इसको हमने किया डिकम्पोज, तो यहाँ पे PbO फॉर्म होता है, इसके साथ साथ NO2, इसके साथ साथ O2, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं बैलेंस। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन, तो इसके डिकम्पोजिशन की वजह से ब्राउन फ्यूम्स हमको देखने को मिलते हैं, और वो ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। तो असर्शन है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल सही। रीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट जब हम इसका क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं किसके हैं? ये हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल सही। हमें पता है जो AgCl होता है ये व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये Ag और Cl2 में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ पे Ag के फॉर्मेशन की वजह से ही ये ग्रे कलर आता है, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट में ग्रे क्यों टर्न हो रहा है? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज अकरिंग, और वही यहाँ पे रीजन में एक्सप्लेन्ड भी है, तो विच मीन्स रीजन ने असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन ने असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। असर्शन है इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देख लेते हैं, देखो कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता है कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, इसको कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन इसमें चेंज हो रहा है और कॉपर इसमें चेंज हो रहा है। कॉपर में देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिसमें भी ऑक्सीडेशन होता है वो खुद में क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि कॉपर इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो असर्शन तो हमारे पास बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही। यही तो हमने कहा ना कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। तो विच मीन्स यहाँ पे भी हम क्या चूज कर लेंगे? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है assertion, the balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass. assertion तो बिल्कुल सही है। जो हमारे पास बैलेंसिंग हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो हमारे पास मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। रीजन क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी बिल्कुल सही है। यही तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो हमारे पास टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, यानी कि बिफोर द रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टोटल मास आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास जो आफ्टर द रिएक्शन हो रहा है, यानी कि RHS। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर टोटल मास क्या रहना चाहिए? बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। assertion, in electrolysis of water the volume of H2 liberated is twice the volume of O2 formed. बिल्कुल सही है। हमें पता है H2O का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं H2 एंड O2 यहाँ पे फॉर्म होता है, इसको बैलेंस करें सो जो हमें रेशियो मिलता है, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज डबल ऑफ द ऑक्सीजन गैस, है ना। तो यहाँ पे विच मीन्स assertion तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। ये रीजन तो गलत हो गया ना, क्योंकि H2O की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1, तो ये रेशियो कितना है? 2:1 है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये गलत हो गया, तो यहाँ पे हम सी चूज कर लेंगे। असर्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ट्रू है, बट जो रीजन गिवन है यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखा होता उस केस में ये सही होता, क्योंकि उस केस में हम ऑक्सीजन को पहले देख रहे होते, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 पार्ट आ जाता और हाइड्रोजन का 2 पार्ट आ जाता, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखा था, इसीलिए ये जो रेशियो यहाँ पे लिखा है ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion given है chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अकर करती है तो वो फिजिकल और केमिकल स्टेट को क्या कर देती है? चेंज कर देती है किसी भी सब्सटेंस की। तो assertion वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? When electric current is passed through water, जो कि लिक्विड है, it decomposes to produce hydrogen and oxygen gas। बिल्कुल सही है। जो H2O है उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये H2 एंड O2 में डिकम्पोज हो जाती है। ये लिक्विड है और ये दोनों क्या है? ये दोनों गैसेस हैं। दोनों ही सही तो हैं, बट क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों अकर कर रहा है? एक्चुअल में ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे अगर ये वाला स्टेटमेंट पहले दिया होता और ये वाला स्टेटमेंट बाद में रीजन में गिवन होता तो हम ए चूज करते उस केस में, बट यहाँ पे क्या गिवन है? देखो पहले ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया है assertion, फिर ये वाला स्टेटमेंट रीजन में लिखा है, तो क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम बी चूज करेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? इंडिविजुअली करेक्ट है। ये भी करेक्ट है कि जो भी केमिकल रिएक्शन अकर करती है, ठीक है, वो फिजिकल और जो केमिकल स्टेट होती है सब्सटेंस की वो चेंज कर देती है। रीजन भी सही है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं पानी के द्वारा तो वो डिकम्पोज हो जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एंड हेंस यहाँ पे हमने क्या चूज करा है? बी। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस के टूवर्ड्स। तो चलो फिर देख लेते हैं हमारा अगला केस बेस्ड क्वेश्चन है क्या। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि जो भी पैराग्राफ गिवन है उसको रीड करने नहीं बैठना है, डायरेक्टली हमें कहाँ चले जाना है? क्वेश्चंस में। तो हम आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। व्हाट इज रस्टिंग? बहुत ही सिंपल है। रस्टिंग क्या होता है? इट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। जो आयरन में कोरोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। रस्ट क्या होता है आपको पता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, उसको हम रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है?
Fe2O3.XH2O। रस्टिंग के लिए कंडीशंस क्या होती है कि एयर एंड वाटर दोनों ही आसपास प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एयर या फिर वाटर में से एक भी चीज नहीं प्रेजेंट है तो रस्टिंग अकर नहीं करेगी। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, विच टू मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। बहुत सिंपल है, अगर आप सोच रहे हो कि इसका आंसर सिल्वर होगा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सिल्वर में भी कोरोजन हो जाता है, इसकी टार्निशिंग हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दो मेटल्स जिनमें कोरोजन नहीं होता है वो होते हैं हमारे पास गोल्ड एंड प्लैटिनम। सो AU हमारे पास क्या है, गोल्ड है, PT हमारे पास क्या है, प्लैटिनम है। ठीक है, इन दोनों में कोरोजन नहीं अकर करता है। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कोरोजन ऑफ सिल्वर। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे केमिकल नेम पूछा गया था तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, Ag2S। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीडेशन। वैसे तो हमने पढ़ा है क्लास 10 तक कि कोरोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बट एक्चुअल में जो कोरोजन है ना वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि आयरन का कोरोजन हम पढ़ते हैं, Fe हमारे पास क्या है, आयरन है। तो आयरन के आर्टिकल में क्या होता है ना, एक स्पॉट एनोड की तरह एक्ट करता है, और आपको पता है NOx करके मैंने आपको बताया है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा स्पॉट कैथोड की तरह एक्ट करता है, कैट रेड करके मैंने आपको बताया है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ना हमारे पास ऑक्सीडेशन भी अकर कर रहा है, रिडक्शन भी अकर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक रिडॉक्स प्रोसेस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो कोरोजन हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच लेयर इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कोरोजन। कोरोजन के बाद कॉपर में कौन सी लेयर बनती है, तो वो होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो बेसिक लिखा है ना, तो यहाँ पे बेस के लिए OH- आयन प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है। डॉट कार्बोनेट लिखा है ना, तो CuCO3। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन यहाँ पे पूरा हमें पैसेज गिवन है, इस पैसेज को हम रीड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चले जाएंगे क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगेन ये तो इसी का पार्ट है, इस पूरे पैराग्राफ का ही। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं ऑक्सीडेशन के। पहले तो हमारे पास वही हो जाएगा कोरोजन। कोरोजन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन तो है ना, तो हम यहाँ पे कोरोजन भी आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास क्या है, कोरोजन हो गया, फिर हमारे पास रैंसिडिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये जो टॉपिक है एक्चुअल में आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट हमारे एवरीडे लाइफ में हम रैंसिडिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड आर्टिकल्स, जो भी हम खाते हैं। ठीक है, तो जो भी खाने की चीजें होती हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, वो खराब सी हो जाती हैं, उनमें बैड स्मेल एंड टेस्ट आने लग जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। सो 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन 3rd and 6th। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 2 हमारे पास रिएक्शंस हैं। देखो एक रिएक्शन है ये 3rd और दूसरी है 6th, इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो रहा है, सो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, दिस विल बी रिडक्शन। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, विच मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuSO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे CuO चेंज हो रहा है Cu में, H2 चेंज हो रहा है H2O में। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है।
इस सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, CuSO4 है थर्ड रिएक्शन में, ठीक है, और CuO है हमारे सिक्स्थ वाली रिएक्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर बोथ B एंड C। तो ये तो हमारे पास एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और हमें पता है हाइड्रोजन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर है अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमें पता है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डेफिनेटली हैं, तो दोनों हैं, तो विच मींस डी हो जाएगा आंसर, बोथ B एंड C। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। अभी लर्न करवाया था NOx एंड कैट रेड, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई है, लोन, तो लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है, और एनोड पे ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी अकर करता है। इस तरीके से आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो राइट में क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एनोड पे अकर कर रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे अकर करेगा क्या, रिडक्शन। उसके बाद 27th क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम तो जाएंगे डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, the chemical reaction in which a single substance breaks down into two or more simpler substances upon heating is known as thermal decomposition, photo decomposition, electric decomposition या फिर both A and C। हमें ये तो पता है जहां पे एक सिंपल हमारे पास कोई सा भी रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है, दो या फिर तीन हमें छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकॉम्पोजिशन कहते हैं। बट वो तो तीनों में लिखा हुआ है, तो हम कैसे आंसर चूज करेंगे, यहाँ पे अपॉन हीटिंग लिखा है, हीट करने पे जो डिकॉम्पोजिशन होता है उसको कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन सनलाइट या फिर लाइट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में होता है। तो इस केस में हमारा सही आंसर क्या होगा, दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्या है, द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस टाइप की कोई भी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इसको प्रिपेयर करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकॉम्पोजिशन होता है H2O एंड O2 में, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, रॉकेट्स में। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा होगा ये तो आपको पता है ना, अगर ये ब्रेक डाउन हो रही है तो इसको हम कहते हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। बट ये आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, a white salt on heating decomposes to give brown fumes and yellow residue is left behind. The yellow residue left is of lead nitrate, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन गैस। जो व्हाइट सॉल्ट है, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं तो आपको ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं और एक येलो रेसिड्यू आपको मिल रहा है। ये येलो रेसिड्यू किसका है, ये हमसे पूछा गया है। तो रिएक्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेड नाइट्रेट हमको पता है, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। ये होता है व्हाइट कलर का, ये चेंज किस में होता है, येलो कलर में, और हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे तो येलो रेसिड्यू पूछा गया था, तो वो किसका है, लेड ऑक्साइड का है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाइट सॉल्ट किसका है पूछा जाता, तो ये होता हमारे पास आंसर, ठीक है। और ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं पूछा जाता, तो आंसर होता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा आपको। Which of the following reactions represent a combination reaction? जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो CaO है, H2O के साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लियरली ए हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये डीकम्पोज हो रहा है, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डीकम्पोज हो जाता है। सो ये क्या है हमारे पास, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो Zn प्लस CuSO4 फॉर्म कर रहा है, ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, विच मीन्स ये हमारे पास क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अगेन फेरस सल्फेट है, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डीकम्पोज हो जाता है, तो इसको अगेन हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कौन सा डीकम्पोजिशन है, दिस इज ऑल्सो थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको भी हम थर्मल डीकम्पोजिशन ही कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। स्टेटमेंट 1 है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा था, ये किसका एग्जाम्पल था, एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई रिएक्शन। मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं तो Mg प्लस O2 क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, MgO, इसको कर लेते हैं हम बैलेंस। तो यहाँ पे दो हमारे पास देखो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, एक सिंगल क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसको हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं एक्स में डिकम्पोजिशन आना चाहिए, तो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा। बी में देखो एक्स डिकम्पोजिशन है, वाई कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी देखो एक्स कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल नहीं है, और डी में लिखा है एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो नहीं, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, एक्स हमारे पास एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं हमारे 28th क्वेश्चन के टुवर्ड्स और डायरेक्टली हम चले जाएंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने आपको लर्न करवाया है एक्सो, एग्जिट, एग्जिट से क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, और यहाँ पे क्या बाहर जा रहा है, थर्मल एनर्जी, थर्मल आपको पता है हीट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट भी तो क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी है वो बाहर जा रही होती है, यानी कि इस केस में हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट इज रिलीज्ड या फिर हम इसको कहें हीट इज इवॉल्व्ड, दोनों ही क्या है, सेम चीज है। तो रिएक्शन इन विच हीट या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एनर्जी, बेटर वर्ड है। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, एंडो, यहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वी नीड टू प्रोवाइड द एनर्जी। सो अ रिएक्शन इन विच वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड फर्दर। और यहाँ पे जो एनर्जी है हम या तो हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो लाइट के फॉर्म में, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो डीकम्पोज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितनी भी हैं वो सब की सब क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। राइट अ रिएक्शन विच फॉल्स अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर मैं पानी का डिकम्पोजिशन देखूं तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। सो ये H2O,
सॉरी H2 एंड O2 में क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है, एक रिएक्शन जिसमें एक सिंगल क्या होता है रिएक्टेंट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सब की सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्लेन फोटोलिसिस। फोटोलिसिस कहें या फिर इसको हम कह दें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, 2 या 3 यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो ये लाइट या फिर हम कह दें सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं रिएक्शंस, जैसे कि AgBr। इसमें मैं अगर सनलाइट प्रोवाइड करूंगी तो यहाँ पे हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिल जाता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन और AgCl के डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये चीजें पूछी भी जाती हैं, तो इनको नोट करते जाओ जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, येलो होता है। और Ag जो इसके डिकम्पोजिशन से सिल्वर बन रहा है, उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है ग्रे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। 29th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन या फिर ऑरेंज में हमको पता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे फॉर्मिक, एसिटिक, सिट्रिक, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और HCl क्या होता है, एक मिनरल एसिड होता है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, और ये जो मिनरल एसिड होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बीच बीच में जहां पे भी मुझे कुछ अलग सा लगेगा मैं बताते जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। CuO, जो भी हमारे पास मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास बेसिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, नेचर में बेसिक होगा। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो होती हैं एसिडिक। नॉन मेटल की ही ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी हो सकती हैं, और मेटल की कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी हो सकती हैं, जैसे Al2O3 है हमारे पास, PbO है, या फिर ZnO है। ठीक है, इससे ज्यादा और भी होते हैं जो एम्फोटेरिक है, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको इन तीनों को ही ध्यान में रखना है। नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। अब अबव रिएक्शन में हमको यहाँ पे बताना है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी केस स्टडी गिवन है उसको रीड करना पड़ेगा, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। A copper vessel gets tarnished due to formation of an oxide layer on its surface. ठीक है, on rubbing lemon on the vessel, the surface is cleaned and the vessel begins to shine again. This is due to the fact that which reacts with the acid present. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज मिसिंग आउट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, बट इसको आगे देख लेते हैं क्या है। रिएक्ट्स विद द एसिड प्रेजेंट इन लेमन टू फॉर्म अ सॉल्ट व्हिच इज वॉश्ड अवे with water. As a result, the layer of copper oxide is removed from the surface of the vessel and the shining surface is exposed. तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है, कौन सा है वो सॉल्ट, हमसे यही पूछा गया है। देखो रिएक्शन तो एक्चुअल में काफी लंबी सी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमें पता है लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो इट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि कॉपर में ऑक्साइड की लेयर बनी है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर सिट्रेट बनेगा। तो कार्बोनेट नहीं है यहाँ पे, क्लोराइड भी नहीं है। अब यहाँ C और D दोनों में ही सेम ही चीज लिखी है, कॉपर सिट्रेट और कॉपर सिट्रेट, तो हमारे पास D कर दो आंसर। ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ और होगा, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सल्फेट।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, विच इज कॉपर सिट्रेट। इसके बाद आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ कॉपर गेटिंग टार्निश्ड इज कोरोजन, रैंसिडिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, कोरोजन यहाँ पे हो रहा है, जो टार्निशिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन ही तो कहते हैं। सो यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं ए क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड द सूटी फ्लेम अराइजिंग फ्रॉम द स्टोव। अब यहाँ पे सूटी फ्लेम क्यों आ रही है, उसके लिए हमको रीड करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं इस पे, अब अच्छे से रीड करते हैं। Nisha observed that the bottoms of cooking utensils were turning black in color while the flame of her stove was yellow in color. Her daughter suggested cleaning the air holes of the stove to get a clean blue flame. She also told her mother that this would prevent the fuel from getting वेस्टेड, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने पढ़ रखा है, एग्जैक्ट सेम लाइंस एनसीईआरटी में गिवन है, बस यहाँ पे इसको एक केस स्टडी में चेंज कर दिया है और एक लड़की का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। तो हमें पता है ये जो सूटी फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसका, फ्यूल का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सूटी फ्लेम हमको देखने को मिल रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जहाँ पे भी होता है हमें पता है वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है। सो बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हम कहेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक सूटी फ्लेम अराइज हो रही है, एक सूटी फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। Can you distinguish between saturated and unsaturated compounds by burning them? Justify your answer. Yes, हम easily distinguish कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जो भी हमारे पास saturated compounds होते हैं वो हमें एक clean blue flame देते हैं ऑन कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे क्या कराना है, हमको कंप्लीट कंबशन कराना है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन पे सैचुरेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्लीन ब्लू फ्लेम हमको देते हैं। यहाँ पे कोई सूट डिपॉजिट नहीं होता है, सूटी फ्लेम देखने को आपको नहीं मिलती है। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो वो हमें येलो सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है। सो येलो सूटी फ्लेम हमें मिल जाती है। तो इजीली हम दोनों में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग देम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। Why do you think the color of the flame turns blue once the air holes of the stove are clean? जो एयर होल्स थे वो ब्लॉक हो चुके थे, ठीक है। अब उनको जैसे ही हमने क्लीन कर दिया तो सफिशिएंट सप्लाई मिल गई किसकी, एयर की, यानी कि सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की मिल गई। सफिशिएंट सप्लाई अगर ऑक्सीजन की मिल जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमको पता है कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन में हमें कौन सी फ्लेम मिलती है, अभी हमने देखा, हमें कंप्लीट कंबशन में एक क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। सो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि एयर होल्स को जैसे ही हमने क्लीन करा सो वहां पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आने लगी, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन हुआ। और कंप्लीट कंबशन में हमेशा हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये तो आखिरी क्वेश्चन है, बस हो गया। इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे आज के इस सेशन में। आई होप आपको ये सेशन, ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।